अब मैं जहां आपको लाना चाह रहा हूं, जहां मैं आपको लाना चाह रहा हूं, जब तक हम उन गलतफहमियों को दूर नहीं कर पाएंगे तब तक वास्तव में हम अपने बच्चे को जो शिक्षा दिला रहे हैं वो शिक्षा उसके लिए कितनी उपयोगी होगी ये समझ नहीं पाएंगे। और अनुपयोगी शिक्षा सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देगी आपके बच्चे को और आपको देगी। तो ये बेहतर तरीके से हमको आपको समझना है। और जो मैं आपसे बोल रहा हूं ये सब गूगल पर पढ़ा हुआ है, गूगल गुरु आपको सब बता देंगे। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो कहीं हड़प्पा मोहनजोदड़ो को खुदाई में से मैं निकाल करके लाया हूं। ये सब चीजें आज के इस सोशल मीडिया के दौर में, तकनीक के दौर में सब नेट पर पड़ी हुई हैं। तो हम शुरू कहां से किए थे कि हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ते थे। अब वो ज्ञान प्राप्त करने वाली चीज चली गई, आ गई नौकरी वाली। ये वाली जो शिक्षा, ये दरअसल है क्या, जरा इसको समझ लीजिए आप। जो अभी फिलहाल जो विद्यालयों में शिक्षा चल रही है, जिसके भरोसे आप उम्मीद करके बैठे हैं कि आपके लड़के को कदर सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये है क्या? ये है एक निश्चित पाठ्यक्रम जो बोर्डों की तरफ से आता है, एक क्लास, उस क्लास में लगभग 200 से 220 दिन चलने वाला विद्यालय, एक भवन, एक जमीन के ऊपर बना हुआ भवन, भवन में एक कमरे में ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हुआ टीचर और बस सामने बैठे हुए बच्चे, उनके लिए एक सिलेबस, उस सिलेबस के अनुसार 8-10 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में 15-16 चैप्टर, लेसन जो भी कह लीजिए, एक निश्चित परीक्षा प्रणाली जिसमें PT1, PT2, PT3, हाफ ईयरली फाइनल, यही ना, मैं सही बोल रहा हूं ना? तो एक निश्चित एग्जामिनेशन पैटर्न, एक निश्चित टाइम टेबल, पहला पीरियड हिंदी का, दूसरा पीरियड इंग्लिश का, तीसरा पीरियड साइंस का, चौथा पीरियड SST का, निश्चित टाइम टेबल, निश्चित एग्जामिनेशन पैटर्न, निश्चित इवैल्यूएशन पैटर्न। और सोने पर सुहागा जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, इसमें फेल किसी को नहीं करना है, इसमें फेल किसी को नहीं करना है। बच्चा वो जो पाठ्यक्रम दिया गया, उस पाठ्यक्रम को पढ़कर अथवा बिना पढ़े हुए भी, दोनों ही दशाओं में बच्चा 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, 10 में, 11 में, 12 में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके खड़ा हो गया। अब कह रहा है रोजगार दो, तो रोजगार कहां से मिलेगा? जो तुमने पढ़ाई की वो रोजगार के लिए नहीं पढ़ाई की, तुमने जो पढ़ाई की वो डिग्री के लिए पढ़ाई की, तुमने सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई की। और एक चीज मुझे बताइएगा कि ये जो सर्टिफिकेट जो मिलते हैं इन विद्यालयों से या यूनिवर्सिटी से, वो कहां काम आते हैं? कभी आपने विचार किया है कहां काम आते हैं? कभी आपने विचार किया है क्या इस पे? अगर सरकारी नौकरी में आपको अप्लाई न करना हो तो कौन पूछता है डिग्री? अगर सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं करना हो तो डिग्री का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं उस डिग्री का। कोई अच्छा, आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आती है तो किससे बनवाते हैं? इलेक्ट्रिशियन से ना। देखते हैं क्या डिग्री उसकी, देखते हैं क्या डिग्री। कुछ प्लम्बिंग संबंधी प्रॉब्लम आती है तो किससे ठीक कराते हैं? प्लम्बर से। देखते हैं क्या डिग्री उसकी। बाल किससे कटाते हैं? देखते हैं क्या उसकी डिग्री है? देखते हैं क्या डिग्री। आप बाल कटाते हैं, कितना पैसा लेता है? 60 रुपया लेता है। 60 रुपया लेता है। दिन भर में अगर काटता होगा 10 लोगों का तो 600 इंटू 30, 18,000 रुपया वो कमा लिया। कौन से डिग्री होल्डर से कम कमा रहा है वो? अब आप कहिएगा अरे साहब तो बड़ा छोटा काम हो गया। नहीं, जावेद हबीब काटेंगे तो वो सेलिब्रिटी हो जाएंगे। हाँ, जावेद हबीब काटेंगे तो वो सेलिब्रिटी हो जाएंगे। अभी आपको अपने दुकान का उद्घाटन कराना हो तो जावेद हबीब से करवा लेंगे आप, तब कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके बगल का रामज्ञा नाऊ काटेगा तो आप कहेंगे तो नाऊ काट दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने काम का क्लासिफिकेशन कर दिया, काम का क्लासिफिकेशन कर दिया। अभी आप खाना बनवाना हो अपने घर में, लड़की की शादी की तो किससे कराएंगे? हलवाई से, भंडारी से, ठीक है ना। वो हलवाई हो गया। संजीव कपूर को हलवाई बोलिए।
अभी मुकदमा हो जाएगा, आपके मानहानि का दावा हो जाएगा आपके ऊपर, संजीव कपूर का हलवाई बोल दीजिए। ये जो सोच है ना, ये सोच है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। हम जब तक इस सोच को नहीं बदलेंगे, क्योंकि मैं परेशान हूं। मैं एक शिक्षक होने के नाते इस शिक्षण संस्थान को चलाते हुए उस समय दर्द महसूस करता हूं जब हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ कोई बच्चा 10 साल 15 साल पीछे का सड़क पर मिलता है, पैर छूकर प्रणाम करता है, और जब मैं उससे प्रश्न करता हूं बेटा क्या कर रहे हो, तो कहता है सर अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तब मुझे लगता है कि मैंने एक बेरोजगार अपने संस्थान से निकाल करके दिया। शायद जितनी गलती उसकी होगी उतनी ही हमारी भी गलती होगी, और उतनी ही आपकी भी गलती है, क्योंकि आप भी समझ नहीं रहे हैं। अजीब स्थिति में आकर के पूरी शिक्षा व्यवस्था खड़ी है। 99.5% पा करके आपका बच्चा सेकंड आ गया तो उसको मार थोपी के गिरा दे रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि 99.7% के साथ दूसरा लड़का फर्स्ट आ गया है। 80% के साथ फर्स्ट आ जाए चलेगा, पर 99.5% के साथ सेकंड नहीं आना चाहिए। इन नंबर के खेल में दौड़ा दे रहे हैं, उस बच्चे से उसका बचपना छीन ले रहे हैं। हमारे पास पेरेंट्स आ रहे हैं, 5-5 साल के पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चा बोल ही नहीं रहा है। बच्चा बोल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि माता पिता के पास समय नहीं अपने बच्चे को देने के लिए है, और जो थोड़ा बहुत समय है उसमें वो खुद ही मोबाइल में व्यस्त हैं। तो जब वो खुद मोबाइल में व्यस्त हैं और बच्चा डिस्टर्ब ना करे इसलिए मोबाइल बच्चे को भी पकड़ा दे रहे हैं। एक मोबाइल बच्चे को भी पकड़ा दिया जा रहा है। अभी एक हमारे गुरुजी हैं, मैं संजोग से उनके यहाँ मिलने के लिए गया। मैं तो मुझसे जो उनका भृत्य है, नौकर है, वो आया और ड्राइंग रूम में बैठा दिया मुझको, बोला साहब अभी आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है। उतने देर में, थोड़ी देर में हमारे गुरुजी अपने 2 साल के नाती को गोद में लेकर के आए। दंड प्रणाम हुआ, बैठे। तुरंत मेरी निगाह पड़ी, चूंकि मैं टीचर मैं भी हूं और छोटे बच्चों के स्कूल चलाता हूं, तो मैं उनके मनोविज्ञान को समझता हूं, पढ़ता हूं मैं उसको। 2 साल का बच्चा उनकी गोद में, उसको कोई लेना देना नहीं कि कोई आया हुआ है कोई नहीं आया हुआ है। हाथ में उसके मोबाइल था और इतनी दूरी से वो देख रहा था, बमुश्किल तमाम 6 इंच की दूरी से वो बच्चा मोबाइल देख रहा था। 15 मिनट तक लगातार जब वो देखता रहा तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी ये ठीक है क्या, ये 2 साल के बच्चे को क्यों मोबाइल दे दिए हैं? अरे मानता ही नहीं, अभी ले लेंगे तो रोने लगेगा। अरे हमने कहा मना करिए, आप समझ नहीं रहे हैं इसका दुष्परिणाम क्या होगा। क्या करें, इसकी मां भी नहीं मानती है, इसकी मां भी नहीं मानती है। आप सोचिए कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है, कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है। अभी ये बताएंगे दीक्षित सर, इसी स्कूल में 7th क्लास का एक बच्चा महीने भर से नहीं आ रहा था, और जब उसके गार्जियन को बुला करके बात किया गया तो गार्जियन हेल्पलेस रोने लगा हम लोग के सामने, और उसने कहा कि सर सुनता ही नहीं है। 7वीं क्लास का बच्चा अपने मां बाप के नहीं सुन रहा है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? हम किस दौर में आ गए हैं? कितना प्रेम करिएगा भाई अब अपने बच्चे को। ये कौन सा प्रेम है जिसमें एक महिला थी, बच्चा जन्मते समय उसकी मृत्यु हो गई, बच्चा जन्मते समय उसकी मृत्यु हो गई। अब चूंकि बिल्कुल नवजात शिशु था, उसके पालन पोषण में कठिनाई होने लगी, तो 2-4-6 महीने के बाद उसके संबंधी रिश्तेदारों ने उनको राय देना शुरू किया कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए। उनको भी लगा कि कर लेंगे तो ठीक रहेगा। दूसरी महिला आई शादी होकर के, उसने उस अपने बच्चे को, जो पहली पत्नी की थी, उसके उस बच्चे को बड़ा प्रेम करना शुरू किया। हमेशा गोद में लिए रहती थी, दुलारती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी। धीरे धीरे बच्चा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का हो गया। हमेशा गोद में लिए रहती थी, कभी जमीन पे उतारती ही नहीं थी। तो लोगों की समझ में ये आया कि सौतेली मां होकर के भी अपने बच्चे को बड़ा प्रेम करती है। धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों तरफ बढ़नी शुरू हुई। एक दिन उस महिला की एक बहुत पुरानी कोई सखी थी, वो उससे मिलने आई। तो उसने बताया कि बहन जी, जब मैं आपकी तारीफ सुनती हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग जब कहते हैं कि तुमने अपने सौतेले बेटे को भी अपने सगे बच्चे से अधिक प्यार किया हुआ है। तो मुस्कुराई। उसने कहा कि लगता है बहन तुम ही धोखा खा गई। तो बोली धोखा खा गई, क्या मतलब? उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं इसको बहुत प्यार करती हूं और इस नाते मैं अपनी गोदी से हमेशा चिपकाए रहती हूं।
इसको 5 साल से मैंने अपनी गोदी में सिर्फ इसलिए चिपका करके रखा है ताकि जब भी इसको मैं जमीन पर खड़ा करूंगी तो कभी खड़े नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि 5 साल में जमीन पर खड़ा होने लायक ही नहीं इसका पैर छोड़ा है। ये कौन सा मोह हम कर रहे हैं। और विडंबना ये कि इस पृथ्वी पर, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं आपसे, इस पृथ्वी पर 2 ही लोग थे जो निस्वार्थ भाव से किसी बच्चे की चिंता करते थे, उसके भविष्य का हित चिंतन करते थे। वो कौन 2 लोग थे? एक माता पिता यानी कि आप, और दूसरा हम। ना आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं और माफ कीजिएगा ना हमको निभाने दे रहे हैं, क्योंकि हम तो तिरछा भी ताक देंगे तो आप लोग थाने में पहुंच जाइएगा। हमारा कोई आपसे खेत में डांड का तो झगड़ा है नहीं। बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो क्या करें, हमारे पास और कौन दूसरा। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपने एक भरोसे के साथ अपने बच्चे को हमको दे रखा है। लेकिन अब दुर्दशा यह है कि जैसे किसी मूर्तिकार से कहा जाए कि भैया मूर्ति बढ़िया बनाओ लेकिन छीनी हथौड़ी का इस्तेमाल मत करना, बिना छीनी हथौड़ी के किसी तरीके से बढ़िया मूर्ति बना दो। आप अपनी मोटरसाइकिल ले जाकर मैकेनिक को दीजिए, उससे कहिए कि इसका इंजन खोल करके बांध दो, नया कर दो, लेकिन रिंच पाना इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब हम लोग की स्थिति तो वही हो गई है। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये निकल करके आ रहा है कि आने वाला समय बहुत कठिनाइयों का है।